हेलो हाय नमस्कार। मैं विक्की कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए 50 ऐसे सवालों के बारे में जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जब भी हम अपने चैनल पर कोई नया वीडियो पोस्ट करते हैं तो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से पहला है निर्देशों का समूह जिसे कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा है कंप्यूटर की भाषा है। तीसरा है कंप्यूटर के प्रोग्राम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्देशों का समूचे या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस प्रकार से बनते हैं। तो जब आप निर्देशों को एक निश्चित क्रम में रखते हैं, सीक्वेंस में रखते हैं, तो सीक्वेंस में रखने पे जब हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। और जब बहुत सारे प्रोग्राम हम एक जगह मिलाते हैं तो उससे निर्माण होता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हुआ ए। तो चलिए आगे दूसरे सवाल पे चलते हैं। और दूसरा सवाल है हमारे पास में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, नाम बताइए। हमें पूछा है कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उनको 2 भागों में बांटा गया है तो उनका नाम क्या क्या है। ऑप्शन है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा ऑप्शन है हार्ड सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 3 है गेम सॉफ्टवेयर, मैथ सॉफ्टवेयर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसे हम मैनुअली 2 भागों में बांटते हैं जिनका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात भी कर लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के से जुड़े हुए सभी एसेसरीज़ यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया और जो कंप्यूटर है उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और दूसरा जो बात करें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है। जैसे हमें कुछ गणनाएं करनी है, हमें जोड़ बाकी गुणा भाग ऐसे करना है, तो हमने इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाया जो कि क्या कर सके, जोड़ बाकी गुणा भाग जैसी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कर सके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी विशेष काम को करने में उपयोग में लिए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे हमारा MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, PPT हो गया, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हमें कोई लेटर टाइप करना है तो हम MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए आगे चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता और ना ही निर्णय दे सकता है। इस काम को संपन्न करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोग्राम क्या है हमें पूछा है। हमें पता है कि कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता, ये लिमिटेशन है कंप्यूटर की। और जो कंप्यूटर जो भी काम करता है वो हमारे द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उसी के आधार पे करता है। तो जो निर्देश या जो प्रोग्राम हम कंप्यूटर को देते हैं जिसके आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें प्रोग्राम बोलते हैं। और उस प्रोग्राम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसकी परिभाषा क्या होगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
क्रमवार सजे निर्देशों का सेट जो किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कंप्यूटर का मार्गदर्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो ऑप्शन है हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो आपको पता होगा कि जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज जो भाषा है, जो मशीन लैंग्वेज कौन सी भाषा होती है? जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो इसे हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका बाइनरी भाषा है। तो ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग की जाती थी? तो शुरुआत में जो पहली पीढ़ी आई थी कंप्यूटर की, उसी में हम मशीन भाषा का उपयोग करते थे। सीधा ही उस वक्त पे जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हुई थी, तो उस समय हम पहली जो पीढ़ी थी उसमें हम मशीन लैंग्वेज का ही उपयोग करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारा सही आंसर है ए। आगे चलते हैं अगले सवाल पे कि प्रारंभ के दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? अब देखिए ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, तो ट्रांजिस्टर के प्रारंभ में पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर के प्रारंभ में किस चीज़ का उपयोग किया जाता था। तो हमें पता है कि ट्रांजिस्टर कौन सी वाली पीढ़ी में उपयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें उपयोग किया जाता था। इससे पहले जो कंप्यूटर की पीढ़ी आई थी, प्रथम पीढ़ी, उसमें हम ट्रांजिस्टर के स्थान पर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैक्यूम ट्यूब। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं पिछले सवाल में कि ट्रांजिस्टर है वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग लिए जाते थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे आगे चलते हैं और आगे 7वां सवाल है इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाते थे? तो पहले में तो हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, दूसरे में हम इस्तेमाल करने लग गए थे ट्रांजिस्टर का, और इसके बाद में आविष्कार हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसे बोलते हैं तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हम क्या उपयोग करते थे? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो आईसी है इसका जो आविष्कार है वो J.S. किल्वी ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। और माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर जो उपयोग किए जाते थे वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किए जाते थे। जब VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी जब आई थी, तब कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ और उसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा डी। आगे इससे आगे सवाल पे चलते हैं। कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो इसका जो हमें पता है, हम बात करते हैं कृत्रिम बुद्धि की। तो कृत्रिम बुद्धि के जो कंप्यूटर हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जिन्हें हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे जो कंप्यूटर थे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, उनमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते थे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट देखा होगा, तो गूगल असिस्टेंट भी क्या है? एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है। तो इसमें कोई भी पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये 5वीं पीढ़ी से जुड़े हुए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं 10वें सवाल पे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन है इनैक, आर्यभट्ट, कॉस्मस और रोवर। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो था ऑप्शन ए इनैक। इसका जो पूरा नाम था वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? पुर्जे से मतलब यहाँ इसके पार्ट से है कि दूसरी पीढ़ी में हमने किस पार्ट्स का उपयोग करते थे। तो दूसरी पीढ़ी में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। सेमीकंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है या सेंड कंडक्टर है। तो जो ट्रांजिस्टर है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है, इसीलिए ये क्या है, एक प्रकार की सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये कई बार सवाल में एग्ज़ाम में हमारे से पूछा जाता है और काफ़ी फेमस सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेमीकंडक्टर। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे इसके सवाल है कि ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता है? ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन है जस्ता, तांबा, सोना, सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो जो ट्रांजिस्टर है वो मैं बता चुका हूँ कि सेमीकंडक्टर डिवाइस से सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनता है। और हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो है सिलिकॉन या जर्मेनियम। ये 2 ऐसे मटेरियल हैं जिनका हम ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग करते हैं। ज़्यादातर हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं और जर्मेनियम का उपयोग थोड़ा कम होता है क्योंकि ये थोड़ा महंगा पड़ता है, और सिलिकॉन जो है वो इजीली अवेलेबल है। तो इस यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके आगे चलते हैं और अगला सवाल है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? तो तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उनका जो मेन पार्ट क्या था, उसमें क्या उपयोग करते थे? तो इसमें हम पहले देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग करते थे। आगे चलते हैं, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? आजकल जो हम कंप्यूटर उपयोग करते हैं वर्तमान में वो किस श्रेणी के हैं? एनालॉग टाइप के हैं, डिजिटल है, मैनुअल है या मैकेनिकल है? तो जो शुरुआती समय था उस वक्त पे हमारे पास मैकेनिकल कंप्यूटर थे, उसके बाद में एनालॉग का विकास हुआ और एनालॉग के बाद में वर्तमान समय में हम डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है IBM किसका संक्षिप्त रूप है? IBM का पूरा नाम बताना है। तो IBM क्या है? IBM एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मैं गलती से यहाँ पे सी लिख गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी। तो आप डी को सही माने, ये गलती से हुआ है। आगे चलते हैं और इसके बाद में है इंटीग्रेटेड सर्किट को खालिस्तान भी कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट है जो आई से, उसको हम एक अलग नाम से भी पुकारते हैं। जो ऑप्शन में हमारे पास है चिप, वाल्व, ट्रांजिस्टर और मॉडेम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट को अन्य नाम से जानते हैं, चिप के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं वो एक पतली लेयर यानी कि एक चिप के रूप में फैब्रिकेट किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं। तो पहला चिप किसने बनाया था? चिप से मतलब यहाँ आईसी से है। पहला चिप किसने बनाया था? तो पहली चिप का जो आविष्कार किया था वो किया था JS किल्बी ने। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है ALU और CU किसके पार्ट हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, सेंट्रल पंप यूनिट के, सेंट्रल पीपुल्स यूनिट के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है CPU को हम 2 भागों में से डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक भाग है ALU जिसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। CPU को 2 भागों में हम बांटते हैं। तो ALU और CU किसके पार्ट होंगे? CPU के। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए हमारा है वो राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो CPU में हम देख चुके 2 भाग होते हैं,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है वो कंप्यूटर में जितनी भी मैथमेटिकल प्रोसेस होती है, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये जितनी भी प्रोसेस होती है, एंड और लॉजिक, जो भी जितने मैथमेटिकल सवाल होते हैं, प्रोसेस होती है, वो कंप्लीट होती है एएलयू में। और इन सभी का नियंत्रण कौन करता है? इन सभी का नियंत्रण करता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कंट्रोल यूनिट। इससे आगे चलते हैं। सीपीयू के जिस क्षेत्र में सभी गणितीय और तार्किक प्रक्रियाएं संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो मैथमेटिकल गणनाएं या तार्किक गणनाएं संपन्न होती है वो कौन से भाग में होती है? एएलयू में। इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीकी के अंतर्गत मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? तो एमएसआई तकनीकी में हम सैकड़ों जो ट्रांजिस्टर हैं वो एक चिप पर फैब्रिकेटेड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद में आगे चलते हैं। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? सब तो इंटेल का आपने पढ़ा होगा कि इंटेल है। इंटेल ने सबसे पहले एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था इंटेल 4004। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। 4 बिट का मतलब क्या है? 4 बिट का मतलब ये है कि ये एक समय में पैरेलल में, यानी कि 4 बिट का अगर हम कोई डाटा देते हैं इसे, तो ये उसको प्रोसेस कर सकता है। इससे ज़्यादा का डाटा ये प्रोसेस नहीं करेगा। तो इंटेल का जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में बात करते हैं एएलयू में रहने वाले रजिस्टर को क्या कहते हैं जो गणितीय तार्किक क्रियाओं का परिणाम स्टोर करता है? तो देखिए, जब भी एएलयू में कोई भी गणनाएं होती हैं तो उनका जो परिणाम है, उनका जो रिज़ल्ट आता है या फिर जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने तक जो रिजल्ट स्टोर रहता है, इसके लिए एएलयू में कुछ रजिस्टर होते हैं जो मदरबोर्ड पे साथ में लगे होते हैं सीपीयू में। तो उनको हम नाम देते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक प्रकार का रजिस्टर ही है जो कि डेटा को स्टोर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एक्यूमुलेटर। इसके बाद में आगे चलते हैं। भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती है? तो मेमोरी को हम 2 तरीक़ों से डिवाइड करते हैं। एक तो इंटरनल मेमोरी और दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी। इसके बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, और अगर आपको उस वीडियो की ज़रूरत है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है, और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो सीधा सीधा मतलब ये है, हमें ये पूछा गया है कि वो कौन सी मेमोरी है जिसमें जब तक सप्लाई रहती है तब तक डेटा बना रहता है, और जैसे ही सप्लाई हटा ली जाती है या सप्लाई चली जाती है तो उसमें जो भी रखा हुआ डाटा है वो समाप्त हो जाता है। तो हमें पता है कि ऐसे कौन सी मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी में हम अगर बात करें तो ये इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आती है, और इंटरनल मेमोरी को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक रैम और रोम। जो रैम हमारी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी जो प्रकृति होती है वो वोलाटाइल प्रकृति की होती है। वोलाटाइल मतलब वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब जो बिजली जाने पे उसमें जो रखा हुआ डाटा है वो समाप्त हो जाए। तो रैम वो मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर की में जो सप्लाई है वो जाते ही इसमें से जो भी डाटा है वो समाप्त हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद में हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का जो पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कई बार लोग के जो बच्चे हैं वो इसका सही से मतलब नहीं समझ
बातें कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का जस्ट सिंपल इसका जो अर्थ है वो इसी के जो फुल फॉर्म है उसी में है कि इसमें लिखा है, क्या कह रहा है कि रैंडम का मतलब होता है जहाँ कहीं से भी, और एक्सेस का मतलब होता है इसे डेटा को उठाना। तो जो रैम मेमोरी है ऐसा नहीं है कि इसमें हम जैसे जैसे अगर हम ये मान लें कि डेटा इसमें स्टोर है, तो ऐसा नहीं है हमें 1 बाय 1 करके डाटा को एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे एक डाटा है वो पहले नंबर पे स्टोर है, एक डाटा 8वें नंबर पे स्टोर है, तो उस डाटा को हम चाहे पहले वाले डाटा को पहले वाला सेल है उसमें डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, हम चाहे तो 8वें नंबर वाले पे सीधा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इस मेमोरी में हम कहीं भी जो डाटा रखा हुआ है उसको डायरेक्टली सीधा एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें सीक्वेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद में बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी के बारे में, रोम के बारे में। तो रोम की जो खासियत है वो हमें पता है कि रोम है वो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि जो भी इसमें डाटा एक बार सेव कर दिया हमने, तो हम सिर्फ उस डाटा को केवल और केवल पढ़ सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। तो जो रीड ओनली मेमोरी है वो केवल और केवल पढ़ी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे चलते हैं, क्या पी रोम एक बार लिखे जाने पर बदले जा सकते हैं? तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हाँ या नहीं। पी रोम क्या है? पी रोम का ही एक प्रकार है जिसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बारे में पूछा गया है कि क्या इस मेमोरी में जो प्रोग्राम है वो लिखने के बाद में बदले जा सकते हैं? तो नहीं, इसका जो ऑप्शन राइट आंसर होगा वो नहीं बदले जा सकते। एक बार अगर इस मेमोरी में आपने डाटा स्टोर कर दिया तो उसे आप बदल नहीं सकते। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नहीं। इसके बाद में हम चलते हैं ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम पूछा है और इसके अंतर्गत लिखने के साथ मिटाना भी संभव है। तो इसका जो पूरा नाम है, ई का मतलब होता है इरेजेबल, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, आर से मतलब है रीड, ओ से है ओनली और एम से है मेमोरी। तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला जो सवाल है वो है ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? ईपी रोम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम और इफेंटली इरेजेबल पी रोम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ईपी रोम का पूरा नाम होता है ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल ऑप्शन ए है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, जिस मेमोरी को रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती उस मेमोरी को क्या कहते हैं? तो स्टैटिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी, कुछ नहीं या दोनों। तो जो रैम है वो दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम होती है स्टैटिक रैम और डी रैम होती है डायनेमिक रैम। तो जो डायनेमिक रैम होती है, डी रैम होती है, उसे हमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, और जो एस रैम होती है उसे हमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें पूछा है कि जिस मेमोरी को रिफ़्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक रैम या स्टैटिक मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे ऑप्शन है बिजली के बाधित होने पर गुम होने वाली मेमोरी क्या कहलाती है? तो बिजली के जब चली जाती है, बिजली जाने के बाद में जो उसमें रखा हुआ डाटा है वो इरेज हो जाता है, तो ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी मेमोरी को हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वोलेटाइल मेमोरी।